नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। यहूदियों का एक धार्मिक ग्रंथ है टालमुड। इस किताब में लिखा है कि अगर कोई तुमको मारने आता है तो उठो और सबसे पहले उसे खत्म कर दो। इसी मंत्र को टाइटल बनाकर 5 साल पहले इजराइल के एक पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने किताब लिखी, राइज एंड किल फर्स्ट। रोनेन बर्गमैन ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर पीएचडी की है और खुद भी इजरायली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग में काम कर चुके हैं। 750 पेज की किताब में बर्गमैन ने बड़ी शान से बताया है कि मोसाद के एजेंट इजराइल पर मंडराने वाले हर संभावित खतरे को पहले ही भांप लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, चाहे वो खतरा हमास, हिजबुल्लाह के आतंकियों से हो या फिर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों से। मोसाद ने हमेशा यही कहा, राइज एंड किल फर्स्ट। फिर 7 अक्टूबर को इजराइल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नरसंहार कैसे हो गया? जो हमास 30 साल पहले देसी बम से हमला करता था, उसे आधुनिक हथियार कैसे मिल गए? क्यों यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कह रहे हैं कि राजनीतिक बातचीत से शांति की उम्मीद खत्म हो गई है? हमास को इजराइल से लड़ने के लिए पैसे कौन दे रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब है हमारी ये टेली सीरीज जुर्रत, टेरर इन स्लम्बर, जिसके पहले एपिसोड में देखिए बेखुदी, एन अनप्रेसिडेंटेड स्टनर। सात अक्टूबर 2023, बीरी किबुत्ज, इजराइल। समय सुबह 6:30 बजे। हमास का जब हमला हुआ तब गाजा बॉर्डर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बीरी किबुत्ज के ज्यादातर लोग नींद में थे। इस किबुत्ज यानी एक जैसी सोच वालों के कोऑपरेटिव समुदाय में 30 साल से रहने वाले थॉमस हैंड घर में अकेले थे। उनकी 8 साल की बेटी एमिली रात में पड़ोसी के घर खेलने गई थी और वहीं सो गई थी। थॉमस हैंड ने खिड़की से झांका तो बाहर हमास के आतंकवादी एक एक घर को निशाना बना रहे थे। थॉमस हैंड ने बीरी में ही रहने वाली अपनी पूर्व पत्नी को सेफ रूम में जाने को कहा और खुद इजरायली सेना के आने का इंतजार करते रहे। थॉमस हैंड को अपनी बेटी एमिली की फिक्र थी। एमिली से आखिरी बार उनकी वीडियो पर बात हुई थी। वो खुश थी, लेकिन हमास के हमले के बाद एमिली किस हाल में है, कहां है, उसकी कोई खबर नहीं थी। थॉमस हैंड जब घर से बाहर निकले तो पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। हमले के 24 घंटे बाद 8 अक्टूबर 2023, बीरी किबुत्ज, इजराइल। समय सुबह 8 बजे। लगभग 1200 आबादी वाले किबुत्ज के घर हमास के मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर की मार से
खंडहर हो चुके थे। बीरी किबुत्ज में रहने वाले 10% लोगों की हत्या हो चुकी थी। उन्हीं में 8 साल की एमिली भी थी। अपनी मासूम बेटी की मौत को अगवा होने से बेहतर बताने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास की दहशत कितनी होगी। इस दहशत से भी ज्यादा सनसनीखेज था हमास का दुस्साहस, जिसकी कल्पना इजराइल के लोगों ने नहीं की थी। 7 अक्टूबर 2023 बीरी किबुत्ज से लगभग 33 किलोमीटर दूर रीम किबुत्ज, इजराइल। समय सुबह 6 बजे। गाजा बॉर्डर पर ही इजराइल का एक और किबुत्ज। यहां दुनिया भर से आए यहूदी सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल की मस्ती में डूबे थे। नाचते गाते ही रात से सुबह हो गई, बेहद मनहूस सुबह। हमास के लड़ाकों ने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। लोग भाग ना पाए इसलिए गाड़ियों में आग लगा दी। पेड़ों के पीछे छिपे लोगों को चुन चुन कर मारा और बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बाइक और गाड़ियों में उठाकर ले जाने लगे। क्योंकि रीम किबुत्ज में ही इजरायली सेना के गाजा डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है, लोगों को रत्ती भर शक नहीं था कि हमास यहां भी हमला करने की जरूरत करेगा। लेकिन हमास के दुस्साहस का असली मंजर वही था, गाजा डिवीजन के हेडक्वार्टर पर। पांच बाइक पर सवार हमास के 10 लड़ाकों ने इजरायली सेना के बेस पर भी हमला बोला। उन्होंने इजरायली सेना के जवानों को गोलियों से छलनी किया। गाजा डिवीजन का इंटेलिजेंस हब उनके कंट्रोल में था, जहां से उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में हमास के बाइकर्स गैंग का कमांडर मारा गया, जो अपने हेलमेट पर गोप्रो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमास की बर्बरता के सबूत उसी कैमरे में कैद थे। एक और सबूत हमास के मारे गए हमलावरों के पास था, गाजा बॉर्डर का नक्शा, जिसमें निशान लगाकर हमलावरों को बताया गया था कि किस जगह इजरायली सेना के कितने जवान तैनात हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कहां है, किस आर्मी पोस्ट पर कितनी गाड़ियां हैं। हमास के हमलावरों ने जहां भी हमला किया, इस बात का ख्याल रखा कि इजरायली सेना के पास उनका पीछा करने के लिए कोई गाड़ी ना बचे। कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह था, इसलिए इजरायली सेना की टुकड़ियों का आपस में कोई तालमेल नहीं था। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले से बेखबर थी और इजरायल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट को भनक तक नहीं लगी। इजरायल के लोग भी मानते हैं कि उनकी खुफिया एजेंसियां बेखुदी में थी, जमीनी हालात से बेखबर, जिसका अंजाम इजरायल के लोगों को
दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े नरसंहार के रूप में भुगतना पड़ा। इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों को लगभग 1 साल ट्रेनिंग दी गई। जाहिर है इसमें मोटी रकम भी खर्च हुई होगी। हमास को इसके लिए पैसा कहां से मिला? इसके जवाब में अमेरिका से लेकर इजराइल तक के निशाने पर ईरान, लेबनान, सूडान जैसे देश ही आते हैं। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। हमास का सबसे बड़ा फाइनेंसर वो देश है जो खुलेआम चैरिटी के नाम पर कैश देता है और उसका बड़ा हिस्सा हमास की तिजोरी में चला जाता है। हमास की फंडिंग की सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी देखिए खैरात, द सिनिस्टर बैकर्स। अक्टूबर 2023, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। हमास के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना की बमबारी के बीच एक सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा था। कि उन बंधकों का क्या होगा जो हमास की कैद में है। इजराइल किसी कीमत पर हमास की कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं था। हमास के कब्जे में जो यहूदी बंधक थे उनमें 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली हमले में मारे गए। ये दावा भी हमास ने किया तो बंधकों के घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। बंधकों को रिहा कराने के लिए क्या हो रहा है, इसका जवाब पहली बार अमेरिका ने दिया। कतर पर ही अमेरिका की उम्मीदें क्यों टिकी, इसका जवाब है खैरात। करोड़ों डॉलर की वो मदद जो कतर से मानवीय सहायता के नाम पर गाजा पट्टी आती है और उसका बड़ा हिस्सा हमास की तिजोरी में चला जाता है। ये बात तो खुद हमास के नेता कबूल कर चुके हैं। हमास का जब भी जिक्र आता है तो अमेरिका और इजराइल का निशाना ईरान पर ही होता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद भी अमेरिका ने यही आरोप लगाया कि हमले के लिए हथियार और पैसा ईरान ने ही दिया। ये सच भी है, लेकिन पूरा सच ये है कि खुद आर्थिक प्रतिबंधों में जकड़ा ईरान क्या इस हाल में है कि वो हमास की आर्थिक जरूरतें पूरी कर सके? ईरान से हमास की फंडिंग चोरी छिपे ही हो सकती है। क्या अमेरिका की CIA और इजराइल के मोसाद जैसी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर चोर दरवाजे से करोड़ों डॉलर हमास तक पहुंचाए जा सकते हैं? कतर के साथ ऐसा कोई संकट नहीं है, क्योंकि कतर की सरकार फिलिस्तीन के विस्थापितों को नगद पैसा देती है, वो भी इजराइल को बताकर। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में ध्वस्त इमारतों को बनाने का पैसा देने वालों में भी कतर सबसे आगे है। हमास और कतर का ये याराना बहुत पुराना है। 23 अक्टूबर 2012, राफा बॉर्डर, फिलिस्तीन। अरब की परंपरागत पोशाक में जो हस्ती रेड कारपेट पर थी, उसका नाम है तमीम बिन हम्माद अल थानी, कतर के अमीर, जो गाजा में हमास के मेहमान बनकर पहुंचे थे। कतर उन दिनों इस बात के लिए बदनाम था कि अल कायदा हो या सीरिया और लीबिया के विद्रोही, सबको पनाह और पैसा कतर ही देता है। 2 साल बाद इजराइल को भी कहना पड़ा कि हमास के पीछे कतर की दौलत है। 24 जुलाई 2014, तेल अवीव, इजराइल।
फिलिस्तीन से हमदर्दी दिखाने के नाम पर पूरी दुनिया में जो प्रदर्शन होते हैं, उसकी आड़ में एक बड़ा खेल भी चल रहा है। फिलिस्तीन के मासूम लोगों की मदद के नाम पर अमेरिका और यूरोप के देशों में जो चंदा जुटाया जाता है, वो भी अब हमास के पास पहुंचाया जा रहा है। इसका खुलासा इसी साल नीदरलैंड्स में हुआ। 22 जून 2023, लीडशेंडम, हेग, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसियों ने 55 साल के एक बिजनेसमैन और उसकी 25 साल की बेटी को गिरफ्तार किया। तो शुरुआत में यही माना गया कि कोई टैक्स या धोखाधड़ी का मामला होगा, लेकिन 3 दिन बाद नीदरलैंड्स की सरकार ने बताया कि बाप बेटी की जोड़ी हमास के लिए चंदा जुटाती थी। दोनों पर आरोप है कि वो लगभग 55 लाख यूरो की रकम गाजा पट्टी के जिन खैराती संगठनों को भेज चुके हैं, उन संगठनों का असली आका हमास ही है। 36 साल पहले जब हमास पैदा हुआ तो उसके पास हमला करने के लिए पत्थर ही थे। फिर पत्थरबाजों की जगह मानव बम पैदा होने लगे, वो भी जुगाड़ से। बीते 1.5 दशक से हमास के हमले में रॉकेट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। अब तो ड्रोन और पैराग्लाइडर्स भी हमास के पास हैं। हमास को आधुनिक सैन्य सप्लाई कहां से मिलती है और कैसे बेख्याली में इजराइल ही दे रहा है कच्चा माल? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, हथियार, द सीक्रेट सप्लाईज। 16 अप्रैल 1993, जॉर्डन वैली हाईवे, मेहोला जंक्शन, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। जॉर्डन वैली हाईवे पर एक वैन आराम से चली जा रही थी। रात का अंधेरा गहराया तो वैन के ड्राइवर ने वेस्ट बैंक के मेहोला जंक्शन पर रफ्तार बढ़ा दी। वैन 2 बसों के बीच पहुंची और तभी धमाका हो गया। जिन 2 बसों के बीच वैन में विस्फोट हुआ, उनमें एक बस इजरायली सेना की थी। जांच में मालूम हुआ कि ये हमास का आत्मघाती हमला था। इजराइल में फिलिस्तीन का पहला आत्मघाती हमला, जिसका मास्टरमाइंड था 27 साल का एक इंजीनियर याह्या अय्याश। हमास का ये पहला घातक हथियार, सुसाइड बॉम्बर को याह्या अय्याश ने जुगाड़ से बनाया था। बम बनाने के लिए याह्या अय्याश ने बारूद का इंतजाम भी जुगाड़ से किया था। इजरायली सेना के जो ग्रेनेड फटे नहीं थे, उनका बारूद याह्या अय्याश ने इस्तेमाल किया। रिमोट और सर्किट बनाना उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सीखा था और वहीं उसे ज्ञान मिला कि अगर एसीटोन नाम के केमिकल को डिटर्जेंट के साथ मिला दिया जाए तो ऐसा विस्फोटक बनता है जिसे शैतान की अम्मा कहा जाता है, एसीटोन परऑक्साइड। नब्बे के दशक में हमास ने इजराइल पर हमले के लिए याह्या अय्याश के फॉर्मूले से बनाए गए सुसाइड बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल किया। उन्नीस 1996 में इजराइल ने अपने सबसे बड़े सिरदर्द याह्या अय्याश को एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मार दिया, लेकिन तब तक हमास की मानव बम फैक्ट्री चलाने वाले कई याह्या अय्याश तैयार हो चुके थे। 7 अक्टूबर 2023, रीम किबुत्ज, इजराइल। तीस साल बाद हमास के हमले का अंदाज बदल चुका है और हथियार भी। जुगाड़ से बम बनाकर आत्मघाती हमला करने वाले हमास के लड़ाकों के पास अब ड्रोन है, रॉकेट है, मोर्टार हैं,
और पैराग्लाइडर भी। सवाल ये उठता है कि हमास को ये हथियार कहां से मिल रहे हैं? क्या ये सारे हथियार ईरान और लेबनान से रेडीमेड मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो इजरायली सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां हमास के हथियारों की सप्लाई रोकने में नाकाम क्यों हैं? इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि हमास को ईरान से रॉकेट और ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन हथियार बनाने का कच्चा माल उसे इजराइल से ही मिल रहा है। कैसे, ये भी देख लीजिए। 2 दिसंबर 2017, ईदना, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। वेस्ट बैंक का एक छोटा सा गांव ईदना, फिलिस्तीनियों के इस गांव पर दुनिया की नजर एक खास वजह से पड़ी। इस गांव को इजराइल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना लिया था। बेकार हो चुके कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, मोबाइल फोन, दुनिया की नजर में ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के लिए खतरा था। लेकिन इसी कचरे में वो चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप भी थे, जिनका इस्तेमाल रॉकेट और ड्रोन बनाने में किया जा सकता था। फिलिस्तीन के नौजवानों की बेहतरी के लिए पिछले 1 दशक में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलिस्तीन के बहुत से नौजवान इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि स्टार्टअप से तकनीक की जानकारी लेने वाले नौजवानों पर भी हमास की नजर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हमास के लिए हथियारों की असेंबलिंग फिलिस्तीन के वही नौजवान कर रहे हैं जिनके पास हुनर तो है, लेकिन मौका नहीं। एक कड़वी सच्चाई इतिहास के हर दौर में दोहराई गई है कि अगर कूटनीतिक या राजनीतिक फायदे के लिए कोई देश कट्टरपंथियों को शह देता है तो उस देश को उन्हीं कट्टरपंथियों से मात भी खानी पड़ती है। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने अल कायदा को शह दी, जिसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल से भी ऐसी ही गलती 44 साल पहले हुई थी। एक कट्टरपंथी संस्था मुअज़्ज़मा अल इस्लामिया को शह देने की वो कहानी जो इजराइल के गले की फांस बन गई। देखिए हमारा ये एपिसोड गिरह जॉल टू ज्यूज। 1 जनवरी 1965। पूरी दुनिया उस दिन नए साल का जश्न मना रही थी, लेकिन फिलिस्तीन के लिए वो नई क्रांति का पहला दिन था। साल 1959 में फतेह नाम के राजनीतिक संगठन के जरिए अपने दम पर फिलिस्तीन को आजाद कराने का ऐलान करने वाले यासर अराफात ने 6 साल बाद अपनी आर्मी विंग शुरू कर दी, जिसका नाम था अली असीफा यानी तूफान। इजराइल के खिलाफ एक तरफ यासर अराफात कूटनीति और राजनीति के मोर्चे पर हमलावर थे, तो दूसरी ओर फतेह के हथियारबंद लड़ाकों की फौज तैयार हो रही थी, जो इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले के लिए कुख्यात होती गई। यासर अराफात के संगठन फतेह और उसकी मिलिट्री विंग अल असीफा के इशारे पर फिलिस्तीन के नाबालिग बच्चे तक मरने मारने के लिए तैयार थे। इजराइल की सेना साल 1947 से 1967 के बीच अरब देशों के साथ 3 जंग लड़ चुकी थी। तीनों जंग में जीत इजराइल की हुई, लेकिन फतेह के गोरिल्ला लड़ाकों से पार पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस संगठन की फिलिस्तीन में लोकप्रियता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे दुनिया के बहुत से देशों की हमदर्दी भी हासिल थी।
साल 1973, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। यासर अराफात के संगठन से परेशान इजराइल की नजर शेख अहमद यासीन पर पड़ी। बचपन में रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से व्हील चेयर पर चलने वाले शेख अहमद की पहचान तब इस्लाम के प्रचारक की थी, जो काहिरा यूनिवर्सिटी से दीन की तालीम लेकर आए थे। उनकी मजहबी तकरीरें सुनने के लिए गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ रही थी। शेख अहमद यासीन ने वज़मा अल इस्लामिया नाम का एक संगठन बना रखा था, जो मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांच के तौर पर गाजा में काम कर रहा था। शेख यासीन अहमद को इजराइल ने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, ऐसा मोहरा जो फिलिस्तीनियों को यासर अराफात से दूर कर सकता था। लिहाजा साल 1979 में इजराइल ने शेख यासीन अहमद के संगठन वज़मा अल इस्लामिया को आधिकारिक तौर पर समाज सेवी संस्था के रूप में मान्यता दे दी। इजराइल ने शेख अहमद यासीन को पैसे भी दिए। शेख यासीन अहमद के सक्रिय होने के बाद गाजा पट्टी में यासर अराफात के संगठन का असर तो कम हुआ, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद इजराइल को समझ में आ गया कि उसने शेख यासीन अहमद के रूप में अपने लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। साल 1984 में इजराइल ने शेख यासीन अहमद को गिरफ्तार किया तो मालूम हुआ कि शेख यासीन अहमद चोरी छिपे हथियारों का जखीरा जुटा रहे थे। हालांकि 1 साल बाद ही इजराइल ने जिब्रेली समझौते के तहत शेख यासीन को रिहा कर दिया और उसके 2 साल बाद शेख यासीन के ही फरमान पर शुरू हुआ पहला इंतिफादा। हमास का जन्म भी तभी हुआ, जिसका पहला हथियार था इजरायली सेना पर पत्थरों की बौछार। मार्च 2004 को इजरायली सेना के हवाई हमले में शेख अहमद यासीन की मौत हो गई, लेकिन तब तक इजराइल की मदद से शेख यासीन अहमद ने हमास नाम का जो बीज बोया था, वो इजराइल के लिए जहरीले जंगल में तब्दील हो चुका था। छिहत्तर साल से इजराइल और फिलिस्तीन में एक ही कहानी दोहराई जा रही है। फिलिस्तीन से इजराइल पर हमला होता है, जवाब में फिलिस्तीन को इजरायली सेना खंडहर बना देती है। फिलिस्तीनी शहरों को फिर से बसाने के लिए दुनिया भर के देश दान देते हैं। दोबारा बसने के बाद फिर इजराइल पर हमला, फिर इजराइल का पलटवार। इस बार भी हालात बदलेंगे, इसकी उम्मीद यूएन के महासचिव को नहीं है। इसकी वजह क्या है? 30 साल पहले इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं को जिस समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, वो समझौता क्यों टूटा? भूतकाल की वो कहानी जिसमें छिपा है इजराइल और फिलिस्तीन का भविष्य। देखिए हमारा ये एपिसोड मुस्तकबिल, द वॉर बाउंड वे। 9 अक्टूबर 2023, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल के कहर की शुरुआत हो चुकी थी। सबकी नजर इसी बात पर थी कि जिस संयुक्त राष्ट्र ने साल 1947 में फिलिस्तीन का अरब और यहूदी 2 देशों में बंटवारे का फैसला किया था, वो अब क्या करेगा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान में बेबसी भी थी और मायूसी भी। इजराइल इस बात पर भड़क गया क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस इस संकट के लिए इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। सच क्या है? इजराइल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नीयत पर शक क्यों है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को क्यों ऐसा लगता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा
राजनीतिक तौर पर नहीं सुलझ सकता? इस सवाल के जवाब के लिए इतिहास का वो पन्ना पलटना होगा जब इजराइल और फिलिस्तीन में सुलह का जो दिया जला, उसी ने आग भी लगा दी। 13 सितंबर 1993, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने जिस कागज पर दस्तखत किए, उसे ओस्लो समझौता कहा जाता है। नॉर्वे की मध्यस्थता में पर्दे के पीछे 15 साल की मशक्कत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे को मान्यता देने के लिए तैयार हो गए। तय हुआ कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी अरब लोगों के कुछ और इलाकों से इजराइल अपनी सेना हटा लेगा। यरूशलेम पर विवाद था, जिसे सुलझाने के लिए आगे बातचीत का फैसला किया गया।